हेलो साथियों, राधे राधे। हमने अपभ्रंश साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आदिकाल की अन्य रचनाएं उनके कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संदेश रासो। संदेश रासो के रचयिता अब्दुल रहमान या अदहमान हैं। यह अपभ्रंश का महाग्रंथ है। इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ ऐतिहासिक छटा भी बिखरी पड़ी है। संदेश रासो में हृदय की मर्म वेदना का चित्रण है। इस प्रकार के प्रमाणिक ग्रंथ साहित्य के अंधकार में एक ज्योति का कार्य करते हैं। यह वीर रस के काव्यों से भिन्न परंपरा का रासो है। इसमें विरहिणी के वियोग की मर्मता है। एक विरहिणी एक पथिक के साथ अपने पति के पास संदेश भिजवाती है। द्विवेदी लिखते हैं कि इस संदेश में ऐसी करुणा है जो पाठक को बरबस आकर्षित कर देती है, जिसमें कुल 216 छंद है। आगे देखते हैं प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम इस ग्रंथ के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर है। इसमें आदिकालीन साहित्य का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें विद्याधर, सारंगधर, झज्ज व बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह है। विद्याधर काशी में कान्य कुब्ज दरबार के बहुत ही कुशल व विद्वान मंत्री थे। यह जयचंद के विश्वास पात्र मंत्री थे। दूसरा महत्वपूर्ण कवि शृंगधर है। इन्होंने एक सुभाषित ग्रंथ की रचना की जो सारंगधर पथिक के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्ल जी ने इसी सारंगधर के द्वारा रचित हमीर रासो की रचना की चर्चा की है। तीसरा महत्वपूर्ण जज्जल नाम का कवि है, जिसने जज्जल बणई पद से राहुल जी इसे जज्जल कवि की रचना मानते हैं। आगे देखते हैं हमीर कज्जू जज्जल बणई कोणहाइल मुहावद जल्लऊ। आगे देखते हैं दोस्तों। चौथा महत्वपूर्ण कवि है बब्बर है। यह 11वीं शताब्दी का कवि है। यह राजकर्ण कलचूरी के दरबारी कवि थे। इनका निवास स्थान त्रिपुरारी था। इनका कोई विशिष्ट ग्रंथ नहीं मिलता। प्राकृत पेंगलम एक प्रमाणिक ग्रंथ है, इसलिए आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। आगे देखते हैं दोस्तों ढोला मारूरा दोहा, जो कवि कलोल या कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया है। यह 11वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। कवि कुशल लाभ के द्वारा रचित राजस्थानी भाषा में एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसे ढोला मारू नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला 3 वर्ष का था और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवणी 1.5 वर्ष की थी। तब दोनों का विवाह हो गया। ढोला के युवा होने पर उसका विवाह मालवा की राजकुमारी, कौन है मालवा की राजकुमारी, मारवणी के साथ हो जाता है। मारवणी अर्थात मारू ढाडियों गांव गांव में जाकर गीत गाने वाली एक प्रकार की जाति है के साथ ढोला एक संदेश पहुंचाती है। तब ढोला अपनी मारवणी या मारू को लेने के लिए पुंगल देश में जाता है और तब मारू से मिलन होता है। ढोला मारू दोहा आज भी अत्यधिक लोकप्रिय है।
यह श्रृंगार रस का काव्य है। इसमें भाव और गांधीर्य और राजस्थानी भाषा का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। साहित्य में यह उक्ति प्रचलित है। देखिए दोस्तों, कौन सी उक्ति प्रचलित है साहित्य में? सोरठिया दूहो भलो, भती मरवणरी बात, जोवन छाई धन बली, तारा छाई रात। आगे देखते हैं दोस्तों, खुसरो की पहेलियाँ। अपभ्रंश साहित्य में खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो इनका उपनाम था। इनका जो जन्म था वो पटियाली ज़िले के एटा में हुआ था। इनका जो गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक रहा था। ये विनोदी स्वभाव व मिलनसार व उदार व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी। निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। इनको गुरु औलिया की मृत्यु के समाचार मिले तो इनकी कब्र के पास जाकर पहुँचे तो और कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रेन भई चहु देश। आगे देखिए दोस्तों, इनके पास जो कुछ था सब लुटा दिया और स्वयं अपने गुरु औलिया की मज़ार के पास बैठ गए। इनकी मृत्यु पर इनकी कब्र भी औलिया की कब्र के पास ही बनाई गई। खुसरो को अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने खालिक बारी पहेलियाँ लिखी जो लोक साहित्य में बहुत प्रचलित हुई। खुसरो की पहेलियाँ हिंदी साहित्य का अमोल रत्न है। देखते हैं इनकी पंक्तियाँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फेरे, मोती इसे एक न गिरा, खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए, पांचों के सिर काट दिए, न मरा न खून किया। ये खुसरो की पहेलियाँ हैं, सुप्रसिद्ध पहेलियाँ हैं दोस्तों, इनको ध्यान में रखेंगे। विद्यापति आदिकाल के विशिष्ट कवि मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ और विस्पी गांव में हुआ था। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रय के कवि थे। महाराजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लिखमा देवी शिव मत के अनुयायी थे। विद्यापति भी शिव भक्त थे। इनके बहुमुखी व्यक्तित्व में पांडित्य, कला, साहित्य, रसिकता, भावना का उद्भव, समन्वय और इन्हीं गुणों के कारण महाराजा शिव सिंह ने इन्हें अपना सखा और सभा कवि बनाया। विद्यापति ने अपने आश्रयदाता की वीरता पर कीर्तिलता 1403 में लिखी, कीर्ति पताका 1430 में लिखी। ये 2 ग्रंथ लिखे। इसमें वीर रस के साथ साथ कहीं कहीं श्रृंगार की छटा भी दिखाई देती है। इन कृतियों में अपभ्रंश के स्थान पर अवहट भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। अतः यह दोनों अवट भाषा के ग्रंथ है। कहते हैं कि रानी लिखमा देवी के कहने पर इन्हें राधा कृष्णन की भक्ति के रूप में विद्यापति पदावली की रचना की। अब देखो, विद्यापति पदावली की रचना किसके कहने पर की थी? विद्यापति ने लिखमा देवी के कहने पर। ठीक है, इसमें माधुर्य भाव भरा हुआ है, माधुर्य भाव के संगीत है इसमें। ठीक है, इसी कारण इनको अभिनव जयदेव, किस रचना के कारण इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है? विद्यापति पदावली के कारण। विद्यापति पदावली को कई विद्वान भक्ति रस की न मानकर श्रृंगार रस की रचना मानते हैं। श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं और इनका एक उदाहरण द्रष्टव्य है।
कामिनी करे सनाने, हेर तही हृदय जने पंचबाने, चिकुर गरय जलधारा, जानी मुख सनी उर रोय अंधारा। इसे देखकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवान भजन कहाँ, इस व्यसंधि में ईश्वर कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। किंतु कुछ विद्वान इनको भक्ति का कवि मानते हैं, भक्त कवि मानते हैं, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, पंडित शिवनंदन ठाकुर, प्रोफेसर जनार्दन मिश्र, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक एवं भक्ति हृदय में मर्म आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की चर्चा भक्त कवियों के रूप में की है। इनकी पदावलियों को धर्म ग्रंथ व भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा देने वाला माना है। बंगाल, असम, उड़ीसा के वैष्णव भक्तों का यह विशेष प्रिय ग्रंथ रहा है। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अद परुष जयंती अदनारी। देखिए साथियों, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश हो जाते थे। इसलिए तो विद्यापति की पदावलियाँ चैतन्य महाप्रभु के धार्मिक ग्रंथ के समान पूजित है। और पूर्व भारत में वैष्णव संप्रदाय में विद्यापति के पदों का भक्ति पर्वक भजनों के रूप में ग्रहण होना भक्ति भावना का प्रमाण है। विद्यापति आदिकाल में उत्तरार्ध में संक्रांति काल के कवि होने के कारण विगत और अनागत युगों के साहित्य का सहज और प्रतिबिंब इनके काव्य में परिलक्षित होता है। देखिए दोस्तों, आगे आदिकाल का गद्य साहित्य। आदिकाल के साहित्य में गद्य रचना बहुत लिखी जाती थी, किंतु कुछ कवियों ने गद्य और पद्य चंपू साहित्य लिखकर साहित्य के खजाने को अद्भुत रतन दिए हैं। इनमें प्रमुख रोड़ा नामक कवि है, जिन्होंने लिखा था राउलवेल। यह गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चंपू रचना है। दामोदरकृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिखा था, वर्ण रत्नाकर पद्य की कृति है। पहली पढ़ते हैं हम राउलवेल। इसका रचना काल है 10वीं शताब्दी और यह गद्य और पद्य मिश्रित में लिखी गई, इसलिए एक चंपू काव्य कहा जाता है। और राउलवेल नामक, इसमें राउल नामक तो नायिका के मुख के नख और शिक का वर्णन किया गया है। पहले सौंदर्य के पद्य में वर्णन किया गया, बाद में गद्य में वर्णित किया गया। इसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसी काल में हिंदी के नख शिक श्रृंगार का प्रारंभ होता है। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जो रचना है हमारी राउलवेल, उसमें कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला पढ़ते हैं ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह महाराज गोविंद चंद का शासनकाल 12वीं शताब्दी में रहा था। इस सभा के पंडित दामोदर दास शर्मा 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसे बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हिंदी व्याकरण पर भी इस समय ध्यान दिया जाने लगा। अगला जो हमारा ग्रंथ है वो है वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिखा है। इसका प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र ने के संपादन में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी से हुआ। यह 14वीं शताब्दी की रचना है। इसके लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि हैं। इसकी भाषा अलंकारिक व कवित्वपूर्ण है।
नायिका का वर्णन भी तत्सम शब्दावली में किया गया। उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल अलंकार पंचगुण संपूर्ण चरण। इस प्रकार हिंदी का गद्य की ये प्रमुख कृति का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तब से गद्य रचना का प्रवाह अखंड रूप से प्रवाहित हो रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, उसकी विशेषता पढ़नी है। आदिकाल की हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्ति और उसके उपलब्धि साहित्य की सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती है। उस समय की ऐतिहासिक कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रही है। आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल रहा और वह भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक और चित्रित प्रधान काव्य एवं बाद में वीर रस व श्रृंगार रस से युक्त रहा। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का उद्भव काल रहा था, किंतु अपभ्रंश में धीरे धीरे अवहट या पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था। इसके कारण यह प्रतिष्ठित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ अपना रूप लिए हुए थी, अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का स्वरूप निर्धारण करते हैं तथा तो अनेक प्रवृत्तियां सामने आती है। आगे देखते हैं दोस्तों, वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन था। इसमें कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता, साहस, शौर्य, पराक्रम को अतिरंजित बनाकर प्रस्तुत करते थे। युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था। इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य या साम्राज्य का विस्तार की लालसा रहती थी। राज्यों की विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना तथा शक्तियों का विस्तार करना, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण और उनकी प्रशंसा को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित करना, इस काल को रासो साहित्य का प्रमाण है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था दोस्तों? वीरगाथा काल नाम दिया है। दूसरा देखते हैं, युद्धों का वर्णन। आदिकाल साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने साम्राज्य विस्तार पर ज़्यादा ध्यान रहता था। इसके कारण आए दिन युद्ध के बिगुल बज उठते थे। तत्कालीन कवियों ने काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन करके जन समूह में चेतना प्रकट कर दी। कहा युद्ध यदि आवश्यक है तो करना चाहिए, और युद्ध के समय सेना और ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश व उत्साह भर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकाल के चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति तथा प्रशंसा इस प्रकार की हो गई है कि देशद्रोही जयचंद का भी गुणानुवाद कर दिया। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश भट्टकेदार का लिखा हुआ है जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है नामक ग्रंथ लिखे। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी जिसे वह मानते थे। संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं समझा गया। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी ने परास्त कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, लोक भाषा साहित्य। इसकी विशेषता है आदिकाल की 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। इस समय के सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों, नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के लोक
भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इसमें कर्मकांड, आडंबर, ब्राह्मण मत का विरोधी स्वर उभर कर आया और जनता में नई चेतना जागृति हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, साहित्य में प्रधान रूप से इस भाषा का साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक सचुचता और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। इस समय ऐतिहासिक रचनाओं से ज्ञात होता है कि कवि वीर रस और श्रृंगार रस के साथ साथ लिख रहे थे। इस समय कई युद्ध, साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की लालसा में भी लड़ गए थे। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में राव हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। हमीर रासों और खुमान रासों में भी वीर रस के साथ श्रृंगार रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। पृथ्वीराज रासों ने भी नारी सौंदर्य का चित्रण है। बिसलदेव रासों में तो विप्रलभ श्रृंगार का सौंदर्य निर्वहन किया गया है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका वीर रस की कृति है, जो विद्यापति पदावली में अभिभूत नारी सौंदर्य का छटा दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऐतिहासिकता की उपेक्षा, काल्पनिक प्रधानता। राज्याश्रित कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते प्रकट नहीं। इसलिए उनके कवित्व में, प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थ में जीवन निर्वहन का उद्देश्य रहता था। राजा को कल्पना लोक में विचरण करते रहते और वास्तविकता से दूर रहते थे तथा अतिशयोक्ति युक्त वर्णन करके आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखते थे। यही उनके कवियों का उद्देश्य था। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रबंध व मुक्तक गीत। आदिकालीन काव्य दो रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध काव्य, जो रचित काव्य के रूप में चित्रित होते थे, जैसे जैन साहित्य में रचित काव्यों की परंपरा रही, तथा प्रबंध काव्य वीरगाथा के रूप में पृथ्वीराज रासों, तथा दूसरा मुक्तक गीत काव्य विसलदेव रासों में वर्णित है। अगला देखते हैं दोस्तों, डिंगल भाषा युक्त काव्य। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल और इसी डिंगल भाषा में रचित रासों साहित्य के कारण कहा था। इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल भाषा साहित्य है। इस प्रकार आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियों व सिद्धों की वाणी, जैनाचार्यों में रचित काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर व श्रृंगार रस से युक्त प्रबंध, मुक्तक, गीति काव्य, अपभ्रंश, अवहट व डिंगल भाषा से रचित काव्य, इसमें दोहा, सोरठा छंद का बाहुल्य, जिसका उद्देश्य लोक चेतना, लोक रंजन, लोकन्मुख रहा। इसमें फागु, चरचरी, रासों की पहेलियाँ आदि। रासों काव्य में युद्धों का चित्रण, श्रृंगार रस, संयोग और वियोग विशेष रूप से विप्रलभ विसलदेव रासों और संदेश रासों में देखने को मिलता है। छंदों में दोहा और सोरठा के साथ छपाई और अरिल उलाला का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश। आदिकाल साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियों साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी। यह सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों का प्रभाव साहित्य पर आवश्यक पड़ा।
क्योंकि साहित्यकार इसी युग परिवेश को अपने काव्य में उतारता है। इस समय का धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात विदेशी शक्तियों के आक्रमणों ने हिंदू संस्कृति को झंझोर रख दिया। इस कारण समाज जातिवाद, धर्मवाद और विभिन्न मत मतांतरों से समाज बंट गया था। क्षत्रियों में वीरता व बलिदान की प्रतिस्पर्धा हो रही थी। इसका प्रभाव समाज की मर्यादा पर भी पड़ रहा था। नारियां युवावस्था में ही विधवा हो जाती थी। पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी। नारियां भी मरण को वर्ण करने के लिए तैयार रहती थी, इसलिए पति की मृत्यु के बाद जोहर कर लेती थी। नारी केवल योग्य समझी जाती थी, इसलिए राजाओं में बहुविवाह परंपरा पनप चुकी थी। इस समय बार बार युद्ध होने के कारण जन धन की हानि होती थी। इससे आर्थिक दशा खराब होने के कारण समाज के लिए घातक थी। जनता असहाय, पीड़ित व दुखी रहती थी। धर्म के नाम पर आडंबरों एवं पाखंडों का बोलबाला हो गया था। बौद्ध धर्म भी हीनयान और महायान, वज्रयान, सहजयान आदि विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होकर कर्मकांडों से युक्त हो गया। जैन संप्रदाय भी वाम मार्ग की उपासना पद्धति से दूर नहीं रह सका। वैष्णव धर्म में अनेक संप्रदाय ने अपनी जगह बना ली और शैव और शाक्त आदि यौगिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर समाज को भ्रमित कर रहे थे। इसलिए धर्म में अत्यधिक वितंडावाद व बोलबाला था। अशिक्षित जनता उनके जाल में फंसती जाती थी। दूसरी तरफ इस्लामी शक्तियां आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त कर रही थी। इन्होंने हिंदू जनता और ईश्वर के नाम से विश्वास उठ गया था। इसी समय दक्षिण के संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि ने अपने दर्शन मतों से द्वारा आस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए धार्मिक दृष्टि से पूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में सिद्धाचार्यों ने अपना धार्मिक दर्शन भी व्यक्त किया और अंत संघर्ष का समय था। इस समय भाषा में भी संक्रांति का काल चल रहा था। अपभ्रंश के स्थान पर परिनिष्ठित अपभ्रंश, जो संस्कृत भाषा में प्रयोग के कारण तत्सम शब्दावली युक्त बन रही थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल संस्कृत साहित्य के लिए अनुपम योगदान का काल रहा। इस युग में साहित्यकार दंडी, राजशेखर, भवभूति, कलहण, जयदेव, कुंतल एवं सोमदेव जैसे संस्कृति के आचार्य थे, जिनका प्रभाव काव्य, कला एवं भाषा की दृष्टि से तत्कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों पर भी पड़ रहा था। इस समय हिंदी भाषा की एक उपभाषा राजस्थानी में चारण व भाट कवियों ने रासो काव्य में लिखना प्रारंभ किया। रासों में ओजगुण और वीर रस युक्त शब्दावली होने के कारण यह जनप्रिय बन गए। रासों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार भावों का भी स्थान दिया गया। रासो इस युग का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। इस प्रकार हिंदी भाषा में के क्षेत्र में राजस्थानी डिंगल, तत्सम शब्दावली, संस्कृत शब्द इस्लामी संपर्क में होने के कारण अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा। हिंदी में अमीर खुसरो की पहेलियों में इनका प्रयोग देखा गया। अतः आदिकाल में आपसी राज्यों का अंत, संघर्ष, धार्मिक मतांतरों का संघर्ष व भाषा की संक्रमणता से युक्त रही तथा इस संघर्ष के काल में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां एवं युग की विशेषता बनकर रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका उपसंहार
हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ से लेकर अंत तक विविधताओं से युक्त है। यह हिंदी साहित्य की बुनियाद है। इस काल की भाषा से लेकर काव्य सौंदर्य तक ने प्रवृत्ति काल को साहित्यकारों से प्रभावित किया। वीर और श्रृंगार रस की अद्भुत छटा है। वीर रस का ओजस्वी गुण तो इतना अद्वितीय रहा कि प्रवृत्ति काल के कवियों में मात्र भूषण में जाकर दिखाई दिया। विद्यापति की पदावली भक्ति काव्य है या श्रृंगारी काव्य है, इसका निर्णय तो अभी तक अनिर्णित है। खुसरो की पहेलियाँ इसके बाद साहित्य में दिखाई नहीं देती। ढोला मारूरा दूहे का प्रेमाख्यानक सूफी कवियों की परिलक्षित होता है। सिद्धाचार्यों व नाथ संप्रदाय की योग साधना कबीर में तथा अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद के मर्म को सूर तुलसी ने आत्मसात किया तो मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया। आदिकाल के राष्ट्र प्रेम को भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया। तो अपभ्रंश कालीन बौद्ध मत से प्रभावित महादेवी वर्मा के काव्य में करुणा की धारा प्रवाहित हुई। अतः आदिकाल में अनेक गुणों से युक्त था। इनकी प्रवृत्तियाँ तथा कालों से विकसित रूप से परिलक्षित होती है। तो साथियों, आज हमारा पहला टॉपिक आदिकाल पूरा हो चुका है और नेक्स्ट जो हमारी क्लास आने वाली है भक्ति काल की, उसमें हम भक्ति काल स्टार्ट करेंगे। और डेली हमारे 1-2 क्वेश्चन अपडेट आते रहते हैं, तो आप इन पर कमेंट पर उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।